माँ को अपने कमरे में सोते देख विकास का खून खोल उठा और चिल्लाते हुए बोला, माँ, आपसे कितनी बार कहा है कि बच्चों के कमरों में मत सोया करो, पर तुम्हें तो समझ नहीं आता। पूरे दिन खांसती रहती हो। जब भी तुम कमरे में सोती हो तो एक अजीब सी बदबू आती है। हर रोज कमरे में सैनिटाइज करना पड़ता है, कहीं बच्चा बीमार ना हो जाए। सीढ़ियों के नीचे थोड़ी सी जगह है, वहां कोने में क्यों नहीं जाकर सोती हो? पूरे घर में डेरा डालने की क्या जरूरत है? यह तुम्हारा गांव नहीं है। और ये क्या तुमने अपना गंदा चादर अपने मेरे बेटे को ओढ़ा रखा है? अगर बीमार हो जाएगा तो दवाई तुम नहीं न खिलाओगी? अरे हमारे घर की नौकरानी भी तुमसे ज्यादा अच्छे से साफ सुथरा रहती है। बेटे की कड़वी बातें सुनकर सुधा जी की आंखों में आंसू बह निकले। आप घूर घूर कर क्या देख रही हो? जाइए यहाँ से। तभी बाहर से उसकी बहू पूनम की आवाज आई। सुनिए जी, मैं रात को पार्टी में थक गई थी, मुझसे आज कोई काम नहीं होगा। बुढ़िया से बोल देना घर का सारा काम संभाल लेगी। पत्नी की बात सुनकर विकास अपनी माँ से बोला, माँ, आपको सुनाई नहीं दिया? आपकी बहू पार्टी से कितनी थकी हुई आई है। जाकर इसके लिए गर्म तेल लेकर आइए और पूनम के पैरों में तेल लगाकर थोड़ी देर दबा दीजिए। बेटा, यह तुम क्या बोल रहे हो? तुम अपनी पत्नी के प्रेम में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें माँ के दर्द का रत्ती भर भी एहसास नहीं होता। और क्या कहा तुमने? आज माँ की चादर ओढ़ने से तुम्हारे बच्चों को इन्फेक्शन हो जाएगा, सिर्फ इसलिए कि बुढ़ापे में मुझे सर्दी खांसी रहती है। इसलिए मैंने तो कभी बचपन में तुझे खुद से दूर नहीं किया। जब तुझे आए दिन खांसी, जुकाम, मलेरिया और ना जाने क्या क्या बीमारियां लगी रहती थी, मैंने तो कभी तुझको अपने आंचल से उतरने तक नहीं दिया था। और फिर तुम लोग अपने आप को पढ़े लिखे कहते हो। अगर पढ़ लिख कर इंसान तुम्हारे जैसा बनता है तो बड़े होकर अपने माँ बाप के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है तो लानत है ऐसे तुम जैसे पढ़े लिखे बच्चों पर। इससे तो अच्छा है कि अनपढ़ ही रह जाना। वही अच्छा है, कम से कम वो अपनी सभ्यता संस्कृति तो नहीं भूलता। क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस कर दुनिया से अकेले लड़कर तुम्हें काबिल बनाया था कि तुम बुढ़ापे में अपनी माँ के आत्मसम्मान को तार तार कर दोगे? क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, लेकिन आज तूने अपनी पत्नी के आगे एक माँ को सम्मान को मिट्टी में मिला दिया। इतना कहकर सुधा जी अपने कमरे में आ गई और फूट फूट कर रोने लगी। क्या कुछ नहीं किया मैंने इसके लिए, लेकिन आज इसने सारी हदें पार करके रख दी। सुधा जी ने कितनी दिक्कतों का सामना करके बेटे को पाल पोस कर इस काबिल बनाया था, यह उनका दिल ही जानता था। सौभाग्यवश पति की मृत्यु के बाद किसी स्कूल में सुधा जी को आया की नौकरी मिल गई तो उसने बेटे विकास को भी स्कूल वालों ने फ्री में पढ़ाने का मौका दे दिया। स्कूल में ही एक कमरा मिल गया था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगा। स्कूल में साफ सफाई करके बेटे को पढ़ाया और नौकरी के बाद पूनम से उसकी शादी कर दी गई। बहू आएगी तो इतने सालों से जो उसके अकेलेपन का दर्द है वो सहती आ रही थी, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई कितना भी चाह ले, मिलना उतना ही है जितना नसीब में होता है। धीरे धीरे बहू ने उनकी दुर्दशा करनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि नहाने धोने और खाने पीने पर भी पाबंदी लगा दी थी। आज बहू बेटे की शादी का सालगिरह था और वह अपने घर के बाहर एक छोटी सी कोठरी में लेटी हुई आराम कर रही थी। सुधा जी अपनी खटिया पर लेटी थी, तभी दरवाजे पर एक जोर का झटका लगा और दरवाजा खुल गया। दो आदमी सुधा जी को खटिया समेत उठाकर एक किनारे कर दिया। सुधा जी हड़बड़ा कर उठ बैठी और उसने पूछने लगी, यह सब क्या हो रहा है? हमें इस कमरे का पंखा खोलने के लिए भेजा गया है, इसलिए तुम्हें हटाया गया है अम्मा। एक आदमी ने कहा। पंखा खोलने को भेजा है? पर किसने? उस आदमी ने कहा। बहू ने, सुधा जी ने कहा। तब तक पूनम बहू उस कमरे में आकर बोली, जल्दी खोलो पंखा, बाहर बरामदे में लगाना भी, थोड़ी देर में मेहमान भी आने लगेंगे।
बहू ने पंखा खुलवा कर कहाँ ले जा रही हो और फिर से कहाँ बिना पंखे के मैं कैसे रहूंगी? कितनी गर्मी है। पहले मेरा कमरा छीन कर यह खटिया लगवा दी, फिर मेरा कमरा का दर्द बढ़ता ही चला जा रहा है और ऊपर से जब यह पंखा भी ना रहेगा तो मैं कैसे रह पाऊंगी और मैं कैसे सोऊंगी यहाँ? सुधा जी ने कहा तो उनकी बहू पूनम झलाकार से बोली, ए बुढ़िया, तुझे जो ये छत और 3 पहर का खाना मिलता है ना, उसके लिए मेरा शुक्र मना। बिस्तर और पंखा चाहिए। महारानी को पता भी है कितने बिजली का बिल आता है, पर तुझे क्या पता होगा, दिन भर पड़े रहना और चरना है। इसके अलावा काम और है भी क्या तेरा? तेरे पास सुधा जी की बेचारी और कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई बेचारी, और वापस जाकर अपनी खटिया पर बैठकर पसीना पोंछने लगी। आज घर में पार्टी थी। सुधा जी के बेटे बहू की शादी की सालगिरह थी, जिसके लिए पूरे घर को सजाया जा रहा था। जहां घर के कोने कोने की रोशनी को पंखों से सजाया जा रहा था, यानी कि सजावटें और पंखा दोनों प्रबंध किए जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर सुधा जी के कमरे से पंखा भी हटा दिया गया था। पूनम और विकास भाग भाग कर सारा काम देख रहे थे। तभी हलवाई आकर पूनम से बोला, मैडम, अचानक से मेरा सहायक बीमार पड़ गया है, तो मैंने किसी और से बात की है, वह अभी आता ही होगा, पर वो बड़ा सुस्त है, धीरे धीरे काम करता है, इसलिए रसोई का काम अभी ही शुरू कर देता हूँ। पर मुझे एक और सहायक की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे किस काम के लिए सहायक चाहिए? पूनम ने पूछा तो हलवाई बोला, सब्जियां काटने, जूठे बर्तन धोने और जूठी टेबल पोंछने के साथ साथ पुड़ियां बेलने के लिए भी मुझे एक सहायक की जरूरत पड़ेगी। हलवाई ने कहा तो पूनम बोली, तुम चिंता मत करो, अपने उस आदमी को आने से मना कर दो। मेरे पास एक सहायक है जो यह सारे काम अकेले ही कर देगा। कहकर पूनम थोड़ी ही देर में सुधा जी को ले आई और बोली, ये लो, मैं तुम्हारे लिए ले आई है सहायक। अरे मैडम, कहाँ से ले आई हैं आप इस बेचारी को? यह कितना काम कैसे कर पाएगी? काफी बुजुर्ग है, इतने बड़े बड़े पतीले क्या ये धो पाएंगे? हलवाई ने सुधा जी से कहा, अम्मा, तुम यहाँ बैठकर सारी सब्जियां काट दो। वहाँ सब्जियां के ढेर पड़े थे, जिसे देखकर सुधा जी इधर उधर देखने लगी। तभी हलवाई सुधा जी से बोला, माँ जी, इतनी सब्जियां काट तो लोगे ना? अच्छा से बताओ, घर में और कोई नहीं है क्या, जो तुम इस उम्र में भी यह काम करने आई हो? मानता हूँ कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, पर अपनी उम्र तो देखो। हलवाई ने कहा तो सुधा जी बोली, क्या कहूँ बेटा, जब किस्मत ही खराब हो तो उम्र को भी हार माननी ही पड़ती है। मुझे जो अभी यहाँ छोड़ कर गई है ना, वो मेरी अपनी बहू है। क्या वह तुम्हारी अपनी बहू है? मतलब तुम इस घर की मालकिन होकर नौकर का काम कर रही हो? पर क्यों माँ जी? उस हलवाई ने कहा तो सुधा जी मायूस होकर बोली, मालकिन, मैं एक बुढ़िया हूँ बेटा, जिस पर मेरे बेटे बहू मुझ पर एहसान कर रहे हैं। 2 वक्त की रोटी देते हैं, और क्या हुआ फिर अगर वो चाहे बासी ही क्यों ना हो? पहनने को कपड़ा देते हैं तो क्या हुआ, वे अगर फटे पुराने हों? रहने को घर दिया तो क्या हुआ, फिर चाहे घर के सारे काम मुझे ही क्यों ना करने पड़ते हों? इस उम्र में बच्चों से इतना एहसान मिल रहा है तो क्या यह कम है? आखिर इसी दिन के लिए तो माता पिता अपने बच्चों को बुढ़ापे की लाठी कहते हैं। पर यह कोई नहीं कह सकता कि वो लाठी आपको सहारा देगी या नहीं देगी, या आपके ऊपर ही पड़ेगी। हलवाई सुधा जी के बातों को ध्यान से सुन रहा था कि तभी सुधा जी बोली, चलो बेटा, अब मुझे क्या करना है यह बता दो। भाई बूढ़ी हड्डियां है, थोड़ी धीरे धीरे काम करेगी, उस पर भी अगर हम बातें करने लगे तो काम में और भी देरी हो जाएगी। जिस पर तुम्हें तो थोड़ा फटकार ही मिलेगा, पर मुझे तो खाना ही नहीं मिलेगा। थोड़ी देर बाद मेहमानों का आना शुरू हो गया कि तभी पूनम रसोई में आकर बोली, सुन बुढ़िया, तुम्हें किसी भी हाल में बाहर नहीं आना है।
मैंने सारे मेहमानों को तुम्हारे तीर्थ यात्रा पर जाने की बात कह रखी है, इसलिए गलती से भी अपना चेहरा मत दिखा देना। कहकर पूनम बाहर से ही चली गई। उसके बाद पार्टी शुरू हो गई। पूरे दिन रसोई में बैठे बैठे सुधा जी की हालत खराब हो रही थी। ऊपर से उनसे काम भी करवाया जा रहा था। हलवाई तो फिर भी बीच बीच में बाहर जाकर पंखे के नीचे बैठ जाता था, पर सुधा जी को बाहर जाने की भी इजाजत नहीं थी। कुछ घंटे बाद हलवाई जाकर सुधा जी से बोला, अम्मा बस पार्टी खत्म ही समझो, अब तुम भी खाना खा लो, फिर बाहर चली जाना, थोड़ा आराम कर लेना। भूखा तो सुधा जी को भी काफी लगी हुई थी और सुबह से खाना खाने के बीच में बैठकर भी वो एक निवाला भी नहीं खा पाई थी, क्योंकि पूनम की पूरी नज़र सुधा जी पर ही थी। जब सारे मेहमान चले गए तो पूनम रसोई घर में आई। उनसे हलवाई को पैसे दिए तो इस पर हलवाई ने कहा, मैडम बर्तनों को धोने के लिए एक साबुन दे दीजिए और अपने श्यामू को थोड़ा कुछ और भी पैसे दे दीजिए, वो सारे बर्तन धो देगा। हलवाई के बात सुनते ही पूनम भड़क गई। किसी को कुछ नहीं दूंगी, जब बर्तन धोने वाली है मेरे पास तो मैं फोकट में किसी को पैसे क्यों दूं? और अपने श्यामू से कह देना कि जो खाना बचा है वो ले जाए और तुम भी ले जाना, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं दे सकती। पर मैडम इतने बड़े बड़े बर्तन ये बेचारी अम्मा कैसे धोएगी? जहाँ पार्टी में इतने पैसे खर्च किए वहाँ थोड़े से पैसे और खर्च हो जाए तो क्या होगा? बेचारे उस गरीब का भी भला हो जाएगा। हलवाई ने कहा तो पूनम बोली, तुम्हें बड़ी बड़ी है बातें इस बुढ़िया की। तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे मिल गए ना, तो अब अपना रास्ता नापो। मैं कोई यहाँ समाज सेवा करने नहीं बैठी हूँ और इतना खाना दे तो ही दे रही हूँ, मुफ्त में उसको कोई मोल नहीं। क्या बाजार में आटे दाल का भाव पता भी है? अरे इसकी पूरी साल की कमाई से भी यह ऐसा खाना नहीं खा पाएगा जो इसे मैं यूं ही दे रही हूँ। पूनम ने कहा तो हलवाई बोला, पर मैडम अम्मा ने भी कुछ नहीं खाया, वो कब से काम में लगी हुई है और जब इतना खाना बच ही गया है तो उनके लिए भी कुछ रख दीजिए। हलवाई ने इतना कहते ही पूनम जोर से बोली कि तुम यहाँ से जाते हो या नहीं, या फिर तुम लोगों से भी यह खाना ले लो, वैसे भी ऐसा खाना इस बुढ़िया को बचता नहीं है। हलवाई बेचारा और क्या बोलता। उसने सुधा जी को एक दया की दृष्टि से देखा और चला गया। उसके जाते ही पूनम सुधा से बोली, सुन बुढ़िया, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, सारे बर्तन धोने हैं, उसके बाद इस जगह की सफाई भी करनी है। बहू की बात सुनकर सुधा जी बोली, बहू तुमने सारा खाना उन्हें ही दे दिया, मैं क्या खाऊंगी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। बुढ़िया यह सारा काम पहले खत्म कर लो, फिर दूंगी खाना। मुझे पता है अगर पहले ही तुम्हें खाना मिल जाएगा तो तुम सुस्ता कर काम करोगी, इसलिए पहले काम खत्म करो फिर खाना मिलेगा। पर खाना तो तुमने सब दे दिया। सुधा जी ने कहा, ओ बुढ़िया तुझे क्या लगा आज घर में पार्टी है तो मुझे भी दावत मिलेगी? तेरा खाना फ्रिज में पड़ा है, कल के बासी दाल चावल, बड़ी आई हलवा पूरी खाने वाली। इतना कहकर पूनम वहां से चली गई। उसके जाते ही सुधा जी अपने आंसू रोक न पाई। सुबह से काम किया एक निवाला भी मुंह में नहीं डाला था, लेकिन फिर भी उसे मिला क्या, वही बासी दाल चावल। आखिर ऐसा क्या पाप किया था मैंने जो मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। सोचते हुए सुधा जी वहां से खड़ी हो गई और बोली, चलो भूखा तो जोरों से लगी है, उसको मिटाना तो पड़ेगा ही, चाहे दाल चावल बासी ही क्यों ना हो। मन में बड़बड़ाते हुए सुधा जी जूठे बर्तनों को समेटने लगी, पर जब वो एक पतीला लेकर उसके ढकने को हटाने लगी तो हैरान हो गई, क्योंकि उसमें थोड़ा सा खाना बचा था। वो समझ गई कि यह उस हलवाई का काम है। उसने सारा खाना लेते समय मेरे लिए सारे पतीलों में थोड़ा थोड़ा खाना छोड़ दिया।
सुधा जी हलवाई को दुआ देने लगी और जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। खाना खाकर सुधा जी बड़े बड़े पतीलों को बड़ी ही मेहनत से धो रही थी कि तभी उनका बेटा विकास वहां आकर बोला, ये धीरे धीरे क्या काम कर रही हो माँ, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। खाती तो इतना हो कि सब कहाँ चला जाता है। यह सुनकर सुधा जी बोली, हाँ बेटा, खाती तो बहुत हूँ मैं, पर खाना नहीं। अपनी इज्जत अपना मान पता नहीं लोग बच्चे के लिए इतने मिन्नतें क्यों मांगते हैं। जो बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता के साथ ऐसा बर्ताव करे, ऐसे बर्तनों से, तो वे औलाद होना अच्छा है। सुधा जी की बात सुनकर विकास बोला, कह तो ऐसे रही हो बुढ़िया, जैसे मुझे पैदा कर मुझ पर बड़ा एहसान किया हो। अरे अच्छा होता कि तुम मुझे पैदा ही नहीं करती, तो आज शायद मैं किसी रईस घर में जन्म लेता। दिया ही क्या आज तक तुमने मुझे, खुद कंकाल हो, मुझे क्या दोगी। ऊपर से इतने सालों से मेरे सिर पर बोझ बनी हुई बैठी हो। तुम्हें पालते पालते तो मैं ही चला जाऊंगा, विकास ने कहा। तो सुधा जी बोली, बेटा, हमेशा से तो यही सुनती आई हूँ कि माता पिता बच्चों को पालते हैं, पर आज जाना कि बच्चे भी माता पिता को पालते हैं। हाँ, तो पाल ही तो रहा हूँ माँ तुझे। माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं, और एक तुम लोग हो कि एक टूटा फूटा घर दिया मुझे, जिनको बनाने में मेरी खटिया खड़ी हो गई। मेरी जिंदगी की सारी कमाई उस पर चली गई। ऊपर से तुम्हारा खाना पीना, दवाइयाँ, कपड़ों के खर्च, क्या कम है ये सब जो इतना बोल रही हो। कहकर विकास वहां से चला गया। बेटी की बातें सुनकर सुधा जी की आंखें भर आई और सोचने लगी कि बच्चे यह कैसे भूल जाते हैं कि उनका जीवन ही माता पिता की देन है, जो वो अपनी पूरी जिंदगी देकर भी चुका नहीं सकते। खैर, सुधा जी को अब इन बातों की आदत हो गई थी। एक दिन सुधा जी घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी वहां वही हलवाई आया। उसे देखकर पूनम, जो वही आंगन में बैठे बैठे फोन पर बातें कर रही थी, कहने लगी, क्या हुआ, क्या चाहिए। तो हलवाई बोला, ओ उस दिन मेरी एक बड़ी कड़च्छी शायद ही छूट गई थी, तो वही लेने आया हूँ। तो पूनम बोली कि जाकर रसोई में देख लो। ये बुढ़िया, तुम भी जाओ इसके साथ, अंदर देखना कहीं हमारा सामान चुरा ना ले जाए, कोई भरोसा नहीं है इन लोगों का। पूनम ने कहा तो सुधा जी हलवाई के पीछे पीछे रसोई में चली गई। रसोई में जाते ही हलवाई बोला, अम्मा सुनो, मैं तो यहाँ बस कड़च्छी के बहाने से आया हूँ, दरअसल बात कुछ और है। उस दिन तुम बता रही थी ना कि तुम्हें हलवा खीर बहुत अच्छा बनाना आता है, इसलिए तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ। नवरात्रि चल रहा है तो एक सेठ भंडारा बनवा रहा है। अगर भंडारे में तुमने हलवा और खीर पूड़ी बना दी तो यकीन मानो तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। पर मैं यहाँ से कहीं निकल नहीं सकती, तो वहाँ कैसे जाऊंगी, और बेटे बहू की गुलामी की जिंदगी से ही परेशान हूँ। अगर उन्हें मेरे इस काम का पता चलेगा तो वो मुझसे घर और बाहर दोनों जगह के काम करवा करवा कर पीस डालेंगे। ना बाबा ना, तुम तो रहने दो। मेरे लिए इतना सोचा उसके लिए ही शुक्रिया, पर मुझे अपना हुनर किसी को नहीं दिखाना। सुधा जी ने तो हलवाई बोला, अम्मा तुम यहाँ से कोई और बहाना बनाकर निकलना पड़ेगा तुम्हें। देखो अम्मा, तुम अपने बेटे बहू की गुलामी क्यों करती हो। जब तुम्हारे पास कमाई होगी तो फिर तुम्हें किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। जरा सोचो इस बारे में। और हाँ, यह लो मेरा नंबर, अगर करने का मन हो तो बस एक नंबर पर कॉल कर देना। एक बात याद रखना, यह कोई छोटा मोटा सेठ नहीं है। हलवाई ने कहकर वहां से चला गया। अगले दिन पूनम सुधा जी से बोली, सुन बुढ़िया, आज बस मेरे लिए ही खाना बनाना। ये आज बाहर ही खाएंगे, और तेरा तो कल का बच्चा खाना फ्रिज में रखा ही हुआ है। सुधा जी को तो हर रोज बासी खाना ही मिलता था, पर आज पूनम ने ऐसा कहने पर सुधा जी को बहुत गुस्सा आया।
और वो खाना बनाकर मंदिर जाने के बहाने हलवाई को फोन करके उसके काम के लिए हाँ बोल दिया। वो अब जब भी हलवाई कहता तो सुधा जी वहीं चली जाती। वो सेठ के घर खीर बनाने के बाद वो इतनी प्रसिद्ध हो गई कि कई लोगों ने उन्हें अपने घर पूजा में भंडारा बनाने का ऑर्डर दे दिया। वो अब ज्यादातर मंदिर के बहाने घर से निकलने लगी। इस पर पूनम को शक हुआ, पर उसने सोचा कि चलो घर के काम करके ही तो जाती है, चाहे जहाँ जाना हो। उसने तो कभी ये सपने भी नहीं सोचा था कि इस बुढ़िया को वो कंगाल अपशगुनी मनहूस कहती थी, पर इतना कुछ कर सकती है। इसी तरह कुछ महीने बीत गए और सुधा जी प्रसिद्ध होती चली गई। एक दिन विकास घर आकर पूनम से बोला, सुनो, बिजनेस में बड़ा घाटा हो रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर लग रहा है कि जल्दी ही ये घर बेचना पड़ेगा। हाँ, पर यह घर बेचकर हम जाएंगे कहाँ? पूनम ने पूछा तो विकास बोला कि मैंने एक किराए का मकान देख रखा है, हम उसमें चलेंगे और इस बुढ़िया को वृद्ध आश्रम छोड़ देंगे। हम दोनों अपना घर चला लेंगे। इस बुढ़िया का कौन बोझ उठाएगा? अगले दिन विकास ने सुधा जी से कहा, चलो माँ, तुम्हें वृद्ध आश्रम छोड़ना है। अब ये घर मैं किसी को बेच रहा हूँ तो किराए के घर में मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकता। आज तुम्हारी वजह से मेरी यह हालत हुई है। कंगाल हो तुम, मेरी भी कंगाल बना दिया तुमने। हमेशा मेरी बरकत तुम्हारी वजह से ही नहीं हो पाती है ठीक से। बेटा, तुम लोग जहाँ जाना चाहते हो जाओ। सुधा जी हाथ जोड़कर बोली, पर बेटा बस 15 दिन की मोहलत दे दो, मैं अपने रहने का इंतजार कर लूंगी, फिर मैं खुद ही चला जाऊंगी। बेटे ने सोचा कि चलो ठीक है, खुद ही चली जाएगी तो कोई मुझ पर अंगली भी नहीं उठाएगा। अब सुधा जी चोरी छुपके लोगों के घरों में खाना बनाने जाती। उस बेचारे हलवाई ने सुधा जी का एक बैंक अकाउंट खुलवा दिया। एक दिन उस हलवाई ने बताया कि दिल्ली में बहुत बड़ा आयोजन होगा, बहुत सारे लोग वहां पर अपने अपने तरीके का ट्रेडिशनल खाना बनवाएंगे और जिनका खाना ज्यादा पसंद आएगा उसे 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। यह सुनते ही सुधा जी की आंखों में तो एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने हलवाई से कहकर वहां जाने के लिए हाँ बोल दिया। जाने का तारीख आई तो सुधा जी हर रोज की तरह चुपके से मंदिर का बहाना लेकर और अपने साथ कुछ कपड़े लेकर वहां से निकल गई और उस हलवाई के साथ ही दिल्ली के लिए रवाना हो गई। 2 दिन बाद आयोजन होना था। सभी लोग अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना रहे थे। सुधा जी ने वहीं 4 ईंटों का एक चूल्हा जमाया, उसमें कोयला जलाया और दाल बाटी, मक्के की रोटी, सरसों का साग, खीर, पूरी सभी देसी आइटम बनाए थे। कुछ समय बाद बड़े बड़े लोगों ने खाना टेस्ट करना शुरू कर दिया तो सारी भीड़ सुधा के खाने पर टूट पड़ी। लोगों को उनका सरसों का साग, बाटी, दाल, खीर, पूरी इतना पसंद आया कि लोग उंगलियां चाटते रह गए। यह देखकर सुधा जी की आंखें भर आई। सुधा जी को स्टेज पर बुलाया और 5 लाख रुपए की धनराशि मिली तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वो कहते हैं ना कि किस्मत बदलते देर नहीं लगती। आज सुधा जी की किस्मत भी बुलंदियों को छूने को तैयार थी। 5 लाख के साथ साथ उन्हें वहां रहने की भी सुविधा दी गई। अब सुधा जी ने ठान लिया था कि अब वो वहीं रहकर अपना गुजारा करेंगी, क्योंकि घर वापस गई तो बेटे बहू उनकी सारी धनराशि छीन लेंगे। उन्होंने हलवाई के साथ मिलकर वहीं पर एक रेस्टोरेंट खोल दिया। महीने बीत गए, फिर साल बीत गए। ऐसे ही दिन कुछ सुधा जी का नाम अखबारों में भी चर्चित होने लगा। उनका देसी खाना मशहूर होने पर भी टीवी पर और मोबाइल पर भी उनके इंटरव्यू तक आने लगे थे। एक दिन सुधा जी के बेटे बहू घर पर थे और उनका 10 साल का पोता मोबाइल पर शॉर्ट्स देख रहा था कि उसी समय सुधा जी का इंटरव्यू का शॉर्ट वीडियो उसके सामने आया। तभी बंटी जोर से चिल्लाया, मम्मी पापा देखो, दादी माँ मोबाइल पर आ रही है। दोनों ने सोचा कि बेटा हंसी मजाक कर रहा है हम लोगों के साथ,
लेकिन जब बंटी चिल्लाता रहा तो दोनों उठकर बंटी के पास आए और जैसे ही दोनों ने मोबाइल देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि माँ इतना बड़ा नाम कमाएगी। उन्हें तो लग रहा था कि माँ इतने सालों में तो कहीं मर मार गई होगी। उन दोनों के मन में लालसा जागी क्योंकि वे लोग तो किराए के मकान में ही रहते थे। कुछ दिन बाद माँ का पता करके माँ के पास पहुंचे। वही कंगाल माँ ने ठाट बाट देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सुधा जी की साड़ी पहने और हाथों में आईफोन और घड़ी पहने हुए बहुत सुंदर लग रही थी। जिससे पहले बेटे बहू ने उसे भिखारी की तरह रखा था। दोनों माँ को देखकर उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए बोले, माँ हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तो आपको यूं ही गवार जाहिल कंगाल समझ लिया था, लेकिन आप तो कोहिनूर हीरा निकली। तो सुधा जी ने दोनों को पहचानने से इनकार कर दिया और बोली, तुम हमारे मेहमान हो और हमारे कल्चर में सिखाया जाता है कि मेहमान भगवान के समान होते हैं, इसलिए खाना खा कर जाना। तुम्हारी तरह भूखा नहीं मार रही हूँ। और हाँ, आज तुम्हारी कंगाली माँ तुम्हें कुछ पैसे दे रही है जो मेरे पोते की पढ़ाई के लिए है। एक नेक इंसान बनाना, उसे अपनी तरह मत रखना। आखिरकार दोनों बेटे बहू अपना समूह लेकर वहां से चल गए और सुधा जी वहीं रहकर अपनी जिंदगी गुजार बसर कर रही थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे एक ऐसे ही दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।